फॉरेन लॉ। ओके, इंडियन लॉ वाला क्या होता है, वैलिड होता है या वॉइड होता है? वैलिड होता है। अच्छा, उसके अंदर हमने एक लाइन लिखी थी, वो याद है क्या? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज एन एक्सक्यूज या नॉट एन एक्सक्यूज? नॉट एन एक्सक्यूज। वाई? बिकॉज अगर तुम ऐसा कोई बहाना देते हो कि मुझे तो कानून के बारे में पता ही नहीं था, तो पुलिस वाले छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। ठीक है, यही सेम चीज कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में भी है कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई लॉ के प्रोविजंस लिखे हुए हैं और अगर आप ऐसा बोलते हो कि हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसे ये सारी चीजें होती हैं, तो नहीं, फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या होगा, वैलिड होगा। फाइन। अगर यही मिस्टेक फॉरेन लॉ की होती है तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड। और हम उसको क्या ट्रीट करते हैं वैसे? मिस्टेक ऑफ फैक्ट ट्रीट किया जाता है उसको। ठीक है। ऑन द अदर हैंड दूसरा हमने इसमें क्या देखा था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। फैक्ट के अंदर कितने टाइप्स होते हैं? दो, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। यूनिलेटरल का क्या मतलब होता है? सिंगल पार्टी, है ना, और बायलेटरल मींस बाय बोथ द पार्टीज। ओके। अच्छा, यूनिलेटरल के कोई टाइप्स हैं क्या? कोई टाइप्स नहीं है? श्योर? वो वैलिड है या वॉइड है? वैलिड है। ठीक है। और बाइलेटरल वाले के टाइप्स? दो बेसिस दिखवाए थे, एक तो था सब्जेक्ट मैटर और दूसरा क्या था, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, है ना। अच्छा, तो उसके अंदर तुम उसको पॉसिबिलिटी भी लिख सकते हो, इम्पॉसिबिलिटी लिख सकते हो, एक ही बात है, मतलब कुछ भी बोल सकते हो उसको। कहने का ये मतलब है कि वो बाद में चल करके क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, है ना। तो वो दो रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से इम्पॉसिबल हो गया वो। पहला लीगल और दूसरा फिजिकल। अच्छा, यही सब्जेक्ट मैटर के अंदर कहूं तो किस किस चीज के कंसर्न में मिस्टेक हो सकती है? क्वालिटी। हम्म 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 और एक टाइटल। टोटल 6 है, राइट। तो एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी, प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड टाइटल। टाइटल का क्या मतलब होता है वैसे? ओनरशिप होता है। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर इन्वॉल्व है, उस सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग ये 6 के 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि इनमें पार्टीज को समझने में क्या हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, कि हमने चीजों को गलत वे में समझ लिया या फिर हमें वो क्लैरिटी नहीं आ रही थी उनके ऊपर। ओके। अच्छा, ऐसे ही ये जो बायलेटरल वाला मिस्टेक है, ये क्या होता है, ये वैलिड होता है या वॉइड होता है? ये वॉइड होता है। ठीक है, आया समझ। तो ऐसे ही लॉ के अंदर भी हमने एक चीज वैलिड देखी, एक चीज वॉइड देखी, एंड फैक्ट के अंदर भी एक चीज वैलिड है, एक चीज वॉइड है। पूरा चार्ट समझ आ गया था? ठीक है। अब तुम लोग इसका एक्सप्लेनेशन कैसे लिखोगे? जब भी कभी मिस्टेक का पूरा टॉपिक तुमसे एक्सप्लेन करने के लिए पूछते हैं, अगर पूछते हैं ऐसा, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहला पॉइंट पुट करना मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है। लॉ के अंदर ए पॉइंट मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ और बी पॉइंट मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। तुम्हें ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन इनके अंदर नहीं लिखना है, बस एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन लिखना है। वो एक एक लाइन मैंने तुम्हें लिखवा दी है, जैसे वहां पे इग्नोरेंस ऑफ लॉ लिखवाया था, यूनिलेटरल बायलेटरल में मिस्टेक डन बाय वन पार्टी, मिस्टेक डन बाय बोथ पार्टीज, दैट्स इट। एक लाइन तुम्हारा ये आ जाएगा कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज वैलिड और इट इज वॉइड, बस। ओके, एक एक लाइन के एक्सप्लेनेशंस आएंगे। अभी आइडेंटिटी और इन सबको तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करना है, लिख लो साइड में, उनको एक्सप्लेन नहीं करना है। ओके, वो जो आइडेंटिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, ये सब हमने लिखा था, या इवन लीगल इम्पॉसिबिलिटी के अंदर जो फिजिकल और वो लिखा था ना, उनको तुम्हें एक एक लाइन में एक्सप्लेन नहीं करना है, उनकी जो हेडिंग्स है ना वो एक्सप्लेन होगी। यानी कि मिस्टेक ऑफ लॉ, फॉरेन वाला, इंडियन वाला, यूनिलेटरल, बायलेटरल, बस ये एक्सप्लेन करना है। उसके अंदर का सारा कंटेंट तुम एक एक सिंगल वर्ड में ही पुट करके उसको लिखोगे। ठीक है, ये क्लियर है एकदम? फाइन। अभी एक बार एक एक्सरसाइज तुम लोग और करोगे, जहां हमने एसेंशियल्स लिखे थे, एक बार वहां जाओ पीछे, और उसमें से देख के मुझे बताओ हमने कितने एसेंशियल्स डिटेल में स्टडी कर लिए हैं ऑलरेडी। कितने एसेंशियल्स ऐसे हैं जो हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं? एक सेकेंड। हाँ, वैलिड ऑफर एक्सेप्टेंस देख लिया, उसके रूल्स देख लिए थे हम लोगों ने, राइट, है ना। दूसरा, प्री कंसेंट हो गया, कंसिडरेशन हो गया, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज हो गया। अब कौन सा बच रहा है फिर?
एग्जैक्टली लॉफुल कंसिडरेशन वाली चीज हमने कंसिडरेशन वाले टॉपिक में पढ़ लिया था, बट जो लॉफुल ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट था ना, वो हमने अभी तक कवर नहीं किया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी वही आ रही है, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं उसको। ओके, एक ही चीज है, आप लॉफुल ऑब्जेक्ट बोलो या लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बोलो। तो अभी ये नेक्स्ट फ्रेश टॉपिक है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर सेम ही चल रहा है अभी भी हमारा। ओके, हेडिंग पुट करो इसके अंदर, हेडिंग पुट करो, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। समवॉट सिमिलर चीजें हैं ऑब्जेक्ट के अंदर भी और कंसिडरेशन के अंदर भी। गेट पूरा बंद करके आओ ना। काम्या, मैं डर जाती हूँ कई बार इससे। अब हम केसेस लिखेंगे, कौन कौन से केसेस में हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो लीगल कहलाते हैं और वो इलीगल कैसे कहलाएंगे, उसके केसेस लिख रहे हैं। एक काम करो, पहले लिख लो फिर उसको समझते हैं डिटेल में। सेक्शन नंबर पुट करेंगे, 23 आ गया अब ये। 22 तक लास्ट में हमने कवर किया था ना, मिस्टेक वाले टॉपिक में 22 तक आ गया था वो ना। इन फॉलोइंग केसेस consideration or object of an agreement is said to be unlawful. First, when consideration or object कोई भी वर्ड समझ नहीं आया तो पूछ लेना, गलत मत लिखना।
ये सी और ओ जो है ये कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट है. When consideration or object involves injury to a person or property.
डन, हो गया नोटिंग। ये 6 पॉइंट्स हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि कौन कौन से केसेस में आपका कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्या हो जाता है, अनलॉफुल हो जाता है। ठीक है, एक बार देखो इसको समझते हैं एक एक पॉइंट करके, विद एग्जांपल्स हैं ये सारे। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन सेक्शन 23 में बताया गया है। सबसे पहला इसमें, पहले ही बताओ इन सारे केसेस के अंदर ये कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट जो है ये अनलॉफुल है या फिर लॉफुल है? अनलॉफुल है। ये सारे केसेस है ना अनलॉफुल की ही बात कर रहे हैं, यानी समथिंग विच इज नॉट लीगल, ये इलीगल है ये सारी चीजें, ऐसा। अच्छा, पहले पॉइंट में यहाँ पे क्या कह रहे हैं, व्हेन कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट इज फोरबिडन बाय लॉ। फोरबिडन बाय लॉ का मतलब क्या है कि कानून ने क्या कर रखा है, उसको मना कर रखा है कि ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। अगर लॉ ने कहा है कि इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं एंटर करने तो फिर आप नहीं करोगे, अगर कर लिए तो वो क्या बन जाएंगे, वॉइड बन जाएंगे, अनलॉफुल बन जाएंगे। ठीक है, देखो एक्ट्स पनिशेबल अंडर एनी स्टैट्यूट, कोई भी ऐसा एक्ट जो, पहली बात तो क्या है, पनिशेबल है किसी भी लॉ के अंदर, या फिर वो प्रोहिबिटेड है किसी भी लॉ के थ्रू, या फिर कोई ऑर्डर्स ऑफ एनी अथॉरिटी। अथॉरिटी कौन हो सकती है यहाँ पे, कोर्ट हो सकते हैं। कोर्ट ने अगर कोई काम करने के लिए मना कर रखा है ऑर्डर्स पास करके, तो वो पर्टिकुलर काम आपको नहीं करना है, दैट वर्क इज व्हाट, अनलॉफुल, वो अनलॉफुल है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कोई भी ऐसा काम विच इज फोरबिडन बाय लॉ। अभी एग्जांपल समझो इसमें क्या कह रहे हैं। पेरेंट्स ने अपने बेटे की शादी अरेंज करी है, ठीक है, और ये शादी जो है ये इसकी एज क्या है, लड़के की 16 ईयर्स है। ओके, मतलब बाल विवाह करा रहे हैं। ओके, और यहाँ पे बाल विवाह क्या होता है, अनलॉफुल होता है, यानी लॉ ने मना कर रखा है कि इस टाइप के 18 ईयर्स से बिलो की एज के चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो उनकी मैरिज नहीं होनी चाहिए। ओके, अच्छा दूसरी बात, फिर इन्होंने क्या करा, गर्ल के पेरेंट्स से क्या लिया, डाउरी लिया, है ना, दहेज लिया, बिल्कुल। ऐसी सिचुएशन में ये जो है दोनों ही चीजें क्या है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। डाउरी तो पनिशेबल भी है। ओके, तो इस वजह से ये एक्ट आपका क्या बन जाएगा, अनलॉफुल एक्ट बन जाएगा। ये जो डाउरी लेने का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड है। ओके, दिस इज व्हाट, वॉइड। ठीक है, सेकंड, when the consideration या object are of such a nature that if permitted would defeat the provisions of law, यानी हमने इस टाइप की चीजों को अगर अलाउ कर दिया तो ये कानून को क्या करेंगी, डिफीट करेंगी। यानी ये ऐसे एक्ट्स हैं जिनको अगर हमने अलाउ किया तो ये लॉ को वायलेट करेंगी, उनके प्रोविजंस का उल्लंघन करेंगी। ऐसे तो ऐसे अग्रीमेंट्स आपके क्या बन जाएंगे, वॉइड बन जाएंगे। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अभी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफिसर को अगर सपोज करो आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो ओवर एंड अबव द गवर्नमेंट फीस, यानी जितनी फीस उस काम की लगती है, सरकार के पास जो अमाउंट जाता है, अगर मानो तुमने उसके अलावा कुछ और पेमेंट उसको किया है तो वो क्या बन जाएगा, रिश्वत, राइट, करप्शन है वो तो ऐसे में वो चीज क्या हो जाएगी, अगर हमने इस तरीके के अमाउंट्स उसको लेने अलाउ करें तो लॉ के प्रोविजंस क्या हो जाएंगे, डिफीट हो जाएंगे। ठीक है, कानून के प्रोविजंस का क्या हो रहा है, यहाँ पे वायलेशन हो रहा है, ऐसा। तो ऐसे कोई कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट्स जो कि अगर अलाउ किए गए तो लॉ के प्रोविजंस को डिफीट करेंगे। सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट कह रहा है व्हेन इट इज फ्रॉड्यूलेंट। अब कोई ऐसा एक्ट जो फ्रॉड्यूलेंट है, फ्रॉड्यूलेंट का मतलब आपने उसमें फ्रॉड किया है। फ्रॉड हम ऑलरेडी सेक्शन कौन से में पढ़ चुके हैं, सेक्शन 17 के अंदर पढ़ चुके हैं, है ना। तो वही फ्रॉड की बात हो रही है यहाँ पे, बट कैसे हुआ है एग्जाम्पल से समझो। जैसे ए बी और सी हैं, इन तीनों ने मिलकर के क्या कमिट किया, फ्रॉड कमिट किया। अच्छा, फ्रॉड करा, फिर बाद में आपस में कॉन्ट्रैक्ट और एंटर करते हैं कि इस फ्रॉड से हमने जो भी पैसा कमाया है ना वो हम तीनों आपस में बांटेंगे और इस रेशो में बांटेंगे हम इसको। तो अब तुमने जो ये पूरा डिसाइड किया है ये क्या है, ये वॉइड है। ओके, मेड अ कॉन्ट्रैक्ट टू शेयर द अनलॉफुल गेन्स मेड फ्रॉम द फ्रॉड, ऐसा पूरा कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या है, फ्रॉड्यूलेंट है और ये क्या बन जाएगा, वॉइड बन जाएगा। अच्छा, मानो सपोज करो फॉर एग्जाम्पल अगर कभी ए बी और सी इन्होंने आपस में, ए और बी ने ऐसा डिसाइड किया कि हम सी को जो फ्रॉड का पैसा आया था ना वो हम सी के साथ नहीं बांटेंगे। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ठीक है हम सारे इक्वली बांटेंगे। अच्छा, सपोज करो 15 लाख का उनको प्रॉफिट हुआ है उसमें, इन्होंने सोचा 5-5 करके डिवाइड कर लेंगे तीनों के अंदर। बाद में ए और बी जो है ना वो ऐसे प्लानिंग करते हैं कि हम सी को पैसा नहीं देंगे।
ओके यानी उसके हिस्से का जो पैसा है वो भी हम रख लेंगे, यानी पहले 5 लाख मिल रहा था, अब उसके हिस्से का 2.5 लाख हम आपस में बांट लेंगे। अब मुझे यहाँ पे बताओ क्या सी उनको स्यू कर पाएगा क्या? सी क्या ए और बी को स्यू कर पाएगा वो शेयर लेने के लिए कि जो पैसा हमने प्रॉमिस किया था हम आपस में लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था? नहीं ले सकता। रीजन? फ्रॉड किया है, और फ्रॉड कमिट करके आप जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो वो क्या बन जाएगा? वॉइड। वाई? बिकॉज इट इज अनलॉफुल। ठीक है, तो ऐसे में ये कभी एक दूसरे से पैसा क्लेम नहीं कर पाएंगे। फाइन। फोर्थ, व्हेन कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट इंप्लाइज इंजरी टू अ पर्सन या प्रॉपर्टी, किसी इंसान को इंजरी हो रही है उससे या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी हो रही है। अभी इंजरी का मतलब यहाँ पे है ना वो वाली इंजरी, वो घाव वाव जो होते हैं वैसे वाले नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? क्रिमिनल या रॉन्गफुल हार्म, यानी आप किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो और वो क्रिमिनल मैनर में भी हो सकता है, कोई क्राइम कमिट करके भी हो सकता है। कैसे? ये जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है ना, ये हमने क्रिमिनल वाले का ही एग्जाम्पल लिया है, ये क्रिमिनल रॉन्ग ही है। ठीक है, कैसे? अच्छा, कॉपीराइट के बारे में जानते हो तुम लोग? कॉपीराइट क्या होता है? किस चीज का कॉपीराइट होता है? किस चीज का होता है? बुक्स का? कौन बोला बुक्स? अरे बोलो, ये तो चीज अच्छी है ना, सही जवाब दे रहे हो, इसमें क्या शर्माना। हाँ बिल्कुल सही है। तो कोई भी कंटेंट जो आपने डेवलप किया है चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, उसका हम लोग कॉपीराइट कराते हैं। ठीक है, पेटेंट अलग चीज होती है, ट्रेडमार्क वगैरह ये सब चीजें अलग होती है ना। कंटेंट को जब आप खुद के नाम से रजिस्टर करवाते हो तो वो क्या कहलाता है? कॉपीराइट कहलाता है। अच्छा, अभी मैंने एक बुक लिखी है और उस बुक को मैंने मेरे नाम से रजिस्टर कर दिया, कॉपीराइट ले लिया मैंने उसका। अभी ऐसे में क्या वो मेरी बुक कोई और पब्लिश कर सकता है क्या? कोई और प्रिंट कर सकता है क्या? कोई उसके ऊपर मूवी बनाना चाहे तो बना सकता है क्या? नहीं कर सकता। वाई? बिकॉज वो उसमें जो स्टोरी है, वो जो कंटेंट है, वो मेरे नाम से रजिस्टर्ड है। ऐसा। अच्छा, अभी यहाँ पे सपोज करो ये वही सेम केस है। बी ने क्या किया? ए का कॉपीराइट जो है ना उसको इसने यूज किया, यानी इसी की बुक को इसने क्या किया? प्रिंट करवा दिया। अब यहाँ पे ये जो है उसके कॉपीराइट को नुकसान पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा? क्या ए के राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे? बिल्कुल हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये क्राइम माना जाता है। ठीक है, कॉपीराइट्स को वायलेट करना क्रिमिनल रॉन्ग है, पनिशेबल है ये लॉ के अंदर। तो ये चीज क्या हो जाएगी? अनलॉफुल हो जाएगी। ए हैड अ कॉपीराइट ऑफ अ बुक, बी प्रिंटेड दैट बुक वायलेटिंग एज कॉपीराइट। किसका वायलेशन हुआ है? ए के कॉपीराइट का वायलेशन हुआ है। इन ऑर्डर टू कॉज इंजरी टू द एज प्रॉपर्टी, ए के प्रॉपर्टी को नुकसान ही तो पहुंच रहा है यहाँ पे। उसकी बुक जो है, तुम उसकी बुक हिट हो गई तो तुम उससे उसको कॉपी कर करके मार्केट में बेच रहे हो और उससे पैसा कमा रहे हो, तो ये तो गलत है। गलत है ना? तुम उसके बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हो, तुम उसकी प्रॉपर्टी को अफेक्ट कर रहे हो, ऐसा। तो ये आपका क्या बन जाएगा? क्रिमिनल रॉन्ग, एंड इससे इंजरी हो रही है। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट देखो क्या कह रहा है। व्हेन कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट इज इमोरल, इमोरल मतलब समथिंग विच इज अगेंस्ट द मॉरल वैल्यूज, ऐसा बोल सकते हैं हम। इमोरल का मतलब क्या है? हमारी कुछ मॉरल वैल्यूज हैं जो हमारे जैसे जो रिलीजियस वाली चीजें होती हैं, है ना, समथिंग रिलेटेड टू दैट। तो ऐसी, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इस टाइप की चीजें क्या है? मॉरल वैल्यूज हैं। अब अगर इनको हम वायलेट करते हैं तो वो इमोरल हो जाएगा। तो एक बार इस वर्ड का मीनिंग लिख लो। Something which is against moral values. समथिंग विच इज अगेंस्ट मॉरल वैल्यूज। अब एग्जाम्पल देखो, बहुत फनी सा एग्जाम्पल है यहाँ पे। ए जो है ना, ए बी को कहता है कि है ना मुझे शादी करनी है और मेरे लिए है ना कोई एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के आना, है ना, और वो ढूंढने के बदले मैं तुझे ना 50,000 रुपए पे करूंगा। अब ये इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये इमोरल है और ये वॉइड है।
ठीक है, कि कोई तुम्हारे लिए अगर कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ के बता रहा है या कोई अच्छी लड़की या लड़का बता रहा है तो उसके बदले तुम उसको पैसे दे रहे हो और ये चीज तुम पहले से प्री डिसाइडेड है। अच्छा, शगुन वगुन जो देते हैं वो चीज अलग है, ठीक है, वो यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे पहले से कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करना कि मेरे लिए लड़की ढूंढ के लाओ और उसके बदले 50,000 रुपए दूंगा, ये क्या है, कंप्लीटली वॉइड है। वाई? दिस इज अगेंस्ट द मॉरल वैल्यूज। ऐसा हम सिर्फ इतना बोलते ना कि लड़की ढूंढ के लाओ तो इतना काफी था, ठीक है, उसके बदले तुमने कंसिडरेशन फिक्स किया है ना, पैसे फिक्स किए तो ये चीज इमोरल हो जाती है, दिस इज रॉन्ग। अच्छा, लास्ट इसमें कह रहा है व्हेन कंसिडरेशन इज अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। अभी हम है ना इसमें ये डिटेल में टॉपिक पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी होते हैं। अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी का क्या मतलब है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको कानून ने क्या कर रखा है, मना कर रखा है, स्ट्रिक्ट कर रखा है, क्यों, कम्युनिटी के गुड के लिए, यानी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, यानी ऐसी चीजें सोसाइटी के लिए रॉन्ग मानी जाती हैं तो इस वजह से हमने उनको क्या कर रखा है, क्या कर रखा है, रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, प्रोहिबिट कर रखा है। ओके, तो ऐसी चीजों को हम क्या बुलाते हैं, अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी बुला। फाइन, अभी इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे, अलग से नया हेड आ रहा है। पहले मुझे बताओ ये 6 के 6 पॉइंट्स क्लियर हैं क्या? क्लियर है एकदम। पहला पॉइंट क्या है, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सेक्शन 23 का पहला पॉइंट क्या है, व्हेन कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट इज forbidden by law. Second, if permitted it would defeat the provisions of law. Third, fraudulent है. Fourth, involves injury to a person or property. Then immoral है, और लास्ट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, यानी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। ठीक है, सारे क्लियर है एकदम, डन। आगे बढ़ते हैं फिर, अग्रीमेंट्स विच आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, वो लिखो फिर। नई हेडिंग है, हमने सेकंड चैप्टर का माइंड मैप बनाया था ना, बनाया था ना सेकंड चैप्टर का, और अभी ये थर्ड वाला ही चल रहा है अपना। फर्स्ट है इसमें ट्रेडिंग विद एनिमी,
हम्म। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है। इतना लिख लो एक बार पहले। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं इसको, पहले ये 3 पॉइंट समझ लेते हैं और बहुत सारे हैं तो बाकी कल कंप्लीट हो जाएंगे। देखो, कौन कौन से अग्रीमेंट्स होते हैं विच आर अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी, यानी जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होते हैं। सबसे पहला ट्रेडिंग विद एनिमी। अच्छा, एलियन एनिमी पता है कौन होता है, हमने डिस्कस किया था। हाँ, यानी कि ऐसी कंट्री के सिटीजन्स जो हमारे साथ एट वॉर हैं अभी, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी करंटली इंडिया एंड पाकिस्तान में ऐसे वॉर जैसा ही सिचुएशन चल रहा है, तो जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एलियन एनिमीज हो जाएंगे। हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट अगर बिना गवर्नमेंट के पूछे एंटर करते हैं तो वो क्या माना जाएगा, अपोज्ड टू द पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा, ठीक है। वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, एलियन एनिमी का मतलब भी बता दिया, और इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स आपके क्या हो जाएंगे, वॉइड होंगे, बिकॉज दे आर अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। फाइन। सेकेंड, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। अब ये वर्ड तुमने पहली बार सुना होगा, इसका मतलब क्या है सुनो। स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं ना किसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रही हूँ कि मैं तुम्हें है ना अपना लैंड डिलीवर करूंगी, उसके बदले तुम मुझे एक प्रॉमिस करो कि तुम मेरे ऊपर कोई भी केस फाइल नहीं करोगे, ठीक है। इसको बोलते हैं अग्रीमेंट टू स्टिफल प्रोसिक्यूशन, यानी कि मैं आपको कुछ देने का प्रॉमिस कर रही हूँ जिसके बदले आप मेरे ऊपर केस फाइल मत करना। ये तो ये चीज क्या है, गलत है ना, राइट मतलब कोई क्रिमिनल केस की बात हो रही है यहाँ पे। अब क्रिमिनल केसेस में तुम ऐसे किसी को अगर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो फिर जस्टिस और कोर्ट और ये सब चीजों की तो धज्जियां उड़ जाएंगी, राइट। तो इसीलिए इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हमने क्या कर रखे हैं, वॉइड कर रखे हैं, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। फाइन। देखो, अग्रीमेंट टू स्टिफल प्रोसिक्यूशन, इसका मतलब क्या है, टू रिस्ट्रेन
अनदर फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ सूट अगेंस्ट हिम, यानी तुम मेरे खिलाफ कोई भी केस फाइल नहीं करोगे, अगर तुम ऐसे नहीं करोगे तो मैं उसके बदले तुम्हें मेरा लैंड जो है वो डिलीवर कर दूंगी। ऐसा इस टाइप के अग्रीमेंट्स क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। फाइन, वही सेम ए ने बी को प्रॉमिस किया मेरा लैंड ले लो ऑन अ कंडीशन दैट बी विल नॉट फाइल अ क्रिमिनल केस, कि तुम मेरे ऊपर कोई केस मत करना, मैं बदले में तुम्हें मेरी जमीन ट्रांसफर कर दूंगा। फाइन, दिस इज कॉल्ड स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। थर्ड में देखो दो वर्ड्स आ रहे हैं, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। ये दो वर्ड्स तुमने पहली बार ही सुने होंगे। मेंटेनेंस, एक्चुअली ये दोनों चीजें सूट फाइल करने के बारे में ही हैं। मेंटेनेंस का मतलब यहाँ पे वो वाला मेंटेनेंस नहीं है जो हम अकाउंट्स में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वाली चीज डालते हैं एंट्रीज में, ये वो नहीं है। मेंटेनेंस का मतलब ये है कि अगर तुम मेरे कहने पे किसी और के ऊपर केस फाइल करोगे तो मैं बदले में तुम्हें इतने पैसे दूंगा, लेकिन मैं जिस इंसान को पैसे दे करके किसी और पे केस फाइल करवा रही हूँ ना, उस इंसान का उस केस के अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब उसके साथ कुछ गलत वलत हुआ नहीं है, हम वैसे ही फेक केस इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। ओके, तो वही चीज लिखी हुई है, एन अग्रीमेंट in which a person promises to maintain a suit। इस to maintain का मतलब लिख लो to file है, to maintain का मतलब लिखो to file, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे मेंटेनेंस वर्ड से। ठीक है, इन विच अ पर्सन प्रोमिसेस टू फाइल अ सूट इन विच ही हैज नो इंटरेस्ट। अभी जैसे ए यहाँ पे बी को कह रहा है मैं तुझे 2000 रुपए दूंगा, तू एक काम करना जा करके सी के ऊपर एक केस फाइल कर। अब इस केस में बी के साथ कुछ गलत हुआ ही नहीं है, बी का कोई लेना देना है ही नहीं, बी का इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये अग्रीमेंट जो है ये क्यों किया जा रहा है, सिर्फ सी को एनॉय करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए किया जा रहा है। तो ऐसे केसेस मेंटेनेंस के केसेस होते हैं एंड दीज आर वॉइड। वाई? बिकॉज पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है ये। हाँ, चैम्पर्टी की अगर हम बात करें, इसमें क्या हो रहा है, मैं किसी पर्सन को लालच दे रही हूँ कि तू जाकर के उसके ऊपर केस फाइल कर। ओके, तो उसने मेरे को प्रॉमिस किया इस चीज का कि चलो ठीक है हम केस फाइल कर देंगे। अच्छा, बदले में उसको केस जीतने पे जो भी कोर्ट से कॉम्पनसेशन मिलेगा ना, वो कह रहा है कि मैं क्या करूंगा ना, वो कॉम्पनसेशन तुम्हारे साथ आधा आधा बांट लूंगा, तो इसको चैम्पर्टी बोला जाता है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देख लो पहले इसका। A agrees to pay expenses to B if he sues C। A कह रहा है कि तुम मेरे कहने पे जाकर के ना C के ऊपर केस फाइल कर दो, जो भी केस का खर्चा आएगा ना वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ओके। और B क्या कहता है, B agrees to pay the share of amount of damages received। अब इस केस के अंदर अगर मैं केस जीत जाता हूँ और कोर्ट मुझे अगर C से डैमेजेस दिलवाती है, कॉम्पनसेशन दिलवाती है, उस कॉम्पनसेशन का पैसा हम आधा आधा आपस में बांट लेंगे। ऐसा, तो अगर ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें तुम